क्या ग्रुप में डाल देना दोनों। पेन कहां गया? नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों नमस्कार। देखिए मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल है, अभी अभी केक कट किया है, 2 मिलियन स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस पे। आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा होगा। हर एग्जाम की नोटिफिकेशन, नोटिस एग्जाम की आंसर की सबसे पहले इस पे आती है। तो जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? आपको पता है सीजीएल का एग्जाम नजदीक है, तो सीजीएल की देखो, एसएससी की हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है, लेकिन जो बच्चे केवल सीजीएल ओरिएंटेड है, भाई हम तो इंस्पेक्टर ऑफिसर से नीचे बात नहीं करेंगे, तो उन एक बच्चों के लिए केवल सीजीएल के प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन की पतली सी किताब, पतली और सस्ती सी किताब, बाइलिंगुअल सीजीएल प्रैक्टिस किंग अब अवेलेबल है। लास्ट टाइम में बेटा सीजीएल का एग्जाम होना है, तो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। केवल इसमें सीजीएल के क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एसएससी के सारे ही पेपर देंगे तो आपके लिए फिर ये किताब नहीं है। एसएससी के 9 के 9 एग्जाम का कंपाइलेशन इस एक सिंगल किताब में है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी मोटी है। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। राम राम मेरे भाई। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग एलिगेशन खत्म करने वाले हैं। ठीक है जी, आइए सवाल नंबर 1। एलिगेशन की शीट 1 कंप्लीट हो चुकी है। एलिगेशन की शीट नंबर 2, इसमें कुल 40 सवाल हैं जिन्हें आज हम एंड करेंगे। करें? यस, बताइए मेरे दोस्तों, एलिगेशन की दूसरी शीट का सवाल नंबर 1। कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं जानना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया बस वही है। मैंने बस चैप्टर को 2 शीट में डिवाइड कर दिया है। बोलो, किसी क्लास में रूरल और अर्बन स्टूडेंट का रेशियो 4:7 है। ठीक है जी, एक क्लास में रूरल और अर्बन बच्चों की संख्या का रेशियो, रूरल ग्रामीण इलाकों के बच्चे और शहरी इलाकों के बच्चे 4:7 के अनुपात में हैं। क्या बोला गया सवाल में? बोला यह गया है, इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ रूरल एंड द अर्बन स्टूडेंट आर रेस्पेक्टिवली 65 एंड 63। एक एग्जाम में जो रूरल और अर्बन स्टूडेंट है उनके मार्क्स 65 और 63% है। यानी कि रूरल बच्चों के मार्क्स आए 65% और अर्बन बच्चों के मार्क्स आए हैं बच्चों 63%। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑफ क्लास, पूरी क्लास के एवरेज परसेंटेज मार्क्स क्या हैं। देखो भाई, पूरी क्लास के जो एवरेज परसेंटेज मार्क्स होंगे, अगर रूरल के 65 है, अर्बन के 63, इन दोनों के बीच में होंगे। 65 और 63 के बीच में आंसर आना चाहिए, यानी कि यह आंसर नहीं हो सकता, यह आंसर नहीं हो सकता। आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर रूरल और अर्बन कैंडिडेट बराबर बराबर होते तो आंसर आता 65 और 63 के बीच में 64%। अगर रूरल और अर्बन कैंडिडेट बराबर होते, पर यहां अर्बन कैंडिडेट ज्यादा हैं, अर्बन शहरी बच्चे ज्यादा हैं, तो आंसर 63 और 64 इन दोनों के बीच में आएगा। तो 63 और 64% के बीच में आंसर आएगा, वो एक ही आंसर है, सी ऑप्शन। ये मैं आपको डेविएशन के कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, है ना। तो बिना सॉल्व करे इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। डेविएशन में हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें, सारी बातें। आपको इसको सॉल्व करने है कि मैं पूरी क्लास का, यानी कि रूरल प्लस अर्बन सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो कैसे करेंगे? ब्रेक करके लिख लो भाई। डेविएशन मेथड सबसे बढ़िया है। 65% को आप लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो ना, 63% प्लस 2%, 63% प्लस 2%। आप बताओ, रूरल बच्चों के मार्क्स भी 63% है, अर्बन बच्चों के मार्क्स भी 63% है। तो हमें बताइए कि यहां 63% जो है पूरी क्लास के मार्क्स हो गए, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? 4 बच्चों के मार्क्स 2% एक्स्ट्रा है, तो 4 दूनी 8, ये 8% एक्स्ट्रा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। आउट ऑफ टोटल बच्चे हैं 11, 4 7 11, टोटल 11 हैं, तो 11 से 8 आपका चला जाएगा मेरे भाई, 0.7272 बार जाएगा मेरे दोस्तों। तो 63.72% के आसपास ये तरीका है डेविएशन मेथड। ठीक है,
आइए अगला सवाल एक और करेंगे मेरे प्यारे भाई इस पर। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम इस टाइप पर, 4 सवाल। कितने सवाल करेंगे हम इस टाइप पर? 4 क्वेश्चन करेंगे। ये आ जाइए बच्चे। सवाल नंबर 2, एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम का, एमटीएस के पेपर का बनाइए। बताओ, 42 स्टूडेंट की एक क्लास है मेरे भाई, उन्होंने एक फिजिक्स का टेस्ट दिया। 18 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 95 है, अदर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 73 है। व्हाट द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास? पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है, यह सवाल मैं आपसे पूछा है। देखो, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी बता सकते हो, डेविएशन से भी, लेकिन मुझे डेविएशन ज्यादा पसंद है। एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? 42 स्टूडेंट है, 42 स्टूडेंट। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, एक क्लास में कुल 42 स्टूडेंट्स हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, और हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की। एक क्लास में कुल 42 स्टूडेंट हैं। इन स्टूडेंट ने फिजिक्स का पेपर दिया, तो 18 बच्चों का, 18 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर आया है 95, 18 बच्चों का। तो बाकी कितने स्टूडेंट बचे? 42 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये बचे मेरे भाई 24 बच्चे। तो बाकी जो 24 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, उनका एवरेज स्कोर है मेरे भाई, अदर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 73। कितना एवरेज स्कोर है? 73। पूछा पूरी क्लास का, सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर एवरेज स्कोर क्या होगा, सारे स्टूडेंट का मिलाकर। क्योंकि एवरेज स्कोर कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज स्कोर स्टूडेंट की संख्या को बेस मान के निकालते हैं। तो आपको स्टूडेंट की संख्या की एग्जैक्ट वैल्यू नीचे, रेशियो ले लो। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 से कट गया, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 3:4 आ गया। भाई इन बच्चों के एवरेज मार्क्स 95 है, बाकी के 73 हैं। क्योंकि 95 को ब्रेक करके नहीं लिख सकते हम लोग, 95 को ब्रेक करके लिख सकते हो 73 प्लस 22, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो हम। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई। क्या भाई, इन बच्चों का एवरेज स्कोर भी 73 है, बाकी बच्चों का एवरेज भी 73 है, तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर भी 73 होगा। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर भी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। प्लस एक्स्ट्रा कितना है मेरे भाई? यहां 3 बच्चों का एवरेज 22 एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 बच्चों का एवरेज 22 एक्स्ट्रा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है, केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बच्चे हैं कितने मेरे भाई? 3 और 4 7, टोटल 7 बच्चे हैं, तो ये आ जाएगा 7। तो ये एवरेज स्कोर आएगा पूरी क्लास का 73 प्लस 22 या 66 बटे 7। तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 7 नाम 63, 3 0 7 चौक 28। तो अप्रोक्स ये आएगा भाई 73 और 9, 82.4। इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 82.4। लेटेस्ट एमटीएस के पेपर में आया था बच्चे, समझ गए आप लोग? तो इस तरह के सवाल आते हैं, एलिगेशन से हो जाएंगे, पर मुझे डेविएशन ज्यादा पसंद है। आगे आ जाता हूं। सवाल नंबर है आपके सामने तीसरा, ये बताइए बच्चे, तीसरा सवाल। यह सवाल मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर का है मेरे भाई, है ना? इसी टाइप का, सेम टाइप है, टाइप नहीं बदला अभी, बस यहां पे आपको रिवर्स करना है। ये रिवर्स करना है आपको, यहां पे डेविएशन रिवर्स। देर आर 147 वर्कर इन ए फैक्ट्री हुज एवरेज वेट इज 65 kg। एक फैक्ट्री में 147 मजदूर हैं और इन मजदूरों का औसत वजन 65 किलो। एक फैक्ट्री में 147 मजदूर हैं, इनका एवरेज वेट है 65 किलो। द रेशियो ऑफ मेल वर्कर एंड फीमेल वर्कर इन द फैक्ट्री इज 13:8। इस फैक्ट्री में मेल वर्कर और फीमेल वर्कर की संख्या का रेशियो 13:8 है। फैक्ट्री में मेल वर्कर भी हैं, फीमेल वर्कर ही है, इनकी संख्या का रेशियो 13:8 है। पूरी फैक्ट्री में 147 मजदूर है जिनका औसत वजन 147 किलो है। एवरेज वेट ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इज 72 kg एंड x kg। फाइंड वैल्यू ऑफ x। भाई मेल वर्कर का एवरेज वेट, यानी कि एवरेज वेट की बात हो रही है यहां पर। एक फैक्ट्री में टोटल 147 मजदूर हैं, मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 13:8 है भाई।
मेल वर्कर का जो एवरेज वेट है 72 किलो है, फीमेल वर्कर का जो एवरेज वेट है x किलो है, जबकि फैक्ट्री में टोटल मजदूर जितने हैं, सारे मजदूर का, ऑल 147 वर्कर का एवरेज वेट 65 केजी है मेरे भाई। सारे मजदूरों का एवरेज वेट 65 केजी है। पूछा है x का मान क्या है। देखिए, आपको इस सवाल से कोई लेना देना है ही नहीं, इस सवाल में 147 वर्कर से, क्योंकि मुझे वर्कर नहीं चाहिए, मुझे वर्कर की संख्या का रेशियो पता होना चाहिए मेल फीमेल का, यहीं से काम हो जाएगा। तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो फैक्ट्री में 13:8 है। मेल वर्कर का 72 किलो एवरेज वजन है, फीमेल का x किलो है, पूरी फैक्ट्री के वर्कर का 65 केजी है। x का मान, एलिगेशन भी लग जाएगा पर रिवर्स डेविएशन ज्यादा आसान है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर पूरी फैक्ट्री का एवरेज वेट 65 किलो है तो मेल वर्कर का भी 65 किलो होना चाहिए, फीमेल वर्कर का भी 65 केजी वेट होना चाहिए। क्या आपको पता है, अगर पूरी फैक्ट्री का एवरेज वेट 65 केजी है तो मेल वर्कर का भी 65 होना चाहिए, फीमेल का भी 65 होना चाहिए, पर मेल का है 72। अब 65 से 72 7 केजी ज्यादा है भाई। 13 मेल का वेट, एवरेज वेट 7 केजी ज्यादा है। 13 मेल का एवरेज वेट 7 केजी ज्यादा है, यानी कि 13 7 91। ये 91 एक्स्ट्रा हो रहा है, बैलेंस करने के लिए 91 कम कर देंगे मेरे भाई। 13 7 91 ज्यादा हो रहा है, बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे। कितनी फीमेल वर्कर है, 8, डिवाइड बाई 8 ही आ जाएगा। ये फीमेल वर्कर का एवरेज वेट आएगा। 8 से 91 काटेंगे तो 11 × 88, 3 बचेगा, 3/8 क्या आएगा, 0.375। तो 65 माइनस 11.375, क्योंकि 91 11 × 88, 11 से ही 3/8, और 3/8 0.375 होता है। तो 65 में से ये 11 यानी कि 12 घटा लो 53, और फिर 0.375 घटा लो 0.625, तो 53.625 केजी आ गया। 53.625 केजी, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 का आंसर है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ? सब बच्चों का आंसर आएगा सर एलिगेशन से बताओ प्रवीण कुमार। ठीक है भैया, एलिगेशन से भी बताऊंगा, पर ये वाला तो हो गया। अब डेविएशन से मैं अगला सवाल बता देता हूं आपको एलिगेशन से। सवाल नंबर है आपके सामने 4। ठीक है जी, सवाल डिलीट हो गया क्या एक? चलो कोई बात नहीं। ये बताइए बच्चे, ये करो सवाल नंबर 4, बनाइए। 240 स्टूडेंट की क्लास में 37.5% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के एवरेज मार्क्स 67.1 है, लड़कियों के एवरेज मार्क्स 85.5 है। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं, क्या आप बताइए मेरे दोस्त। सर इसमें जोड़ेंगे क्यों मेरे भाई, हम बैलेंस करते हैं। बताओ स्टूडेंट, देखो एलिगेशन से हो जाएगा। मैं एलिगेशन के ऑलरेडी आपको 50 सवाल करवा चुका हूं, एवरेज मार्क्स के भी सवाल करा चुका हूं, पर इन सवालों के लिए डेविएशन ज्यादा सुटेबल और इजी तरीका है। तो क्या रेशियो नहीं निकालना। 240 बच्चों की क्लास में 37.5% लड़के, 37.5% का मतलब 3/8 लड़के। या देखो, इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको यहां पे दिया है एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स बच्चों की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। एक क्लास में 37.5% लड़के, यानी कि टोटल अगर 8 स्टूडेंट है तो 8 में से 3 लड़के। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/8, यानी कि एक क्लास में टोटल 8 अगर स्टूडेंट है तो 8 में से 3 बॉयज है, 8 में से 3 घटाइए, बाकी की 5 गर्ल्स है, बाकी 5 गर्ल्स है। ये बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो बॉयज के एवरेज मार्क्स 67.1 है बॉयज के, जबकि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 85.5 है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स। सवाल में यह पूछा पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने, मैं एग्जांपल लेके बता चुका हूं, बस यहां कैलकुलेशन ज्यादा है। पूरी क्लास यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स,
बॉयज प्लस गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या है? पूरी क्लास कैसे बनेगी? बॉयज प्लस गर्ल्स से। तो जहां आएगा बीच में प्लस, वहां लगेगा डेविएशन। अब बॉयज के एवरेज मार्क्स 67.1 है, गर्ल्स के 85.5। तो 85.5 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 67.1 प्लस 85.5 में से 67.1 घटाओ तो कितना आएगा? 18.4 आएगा। कोई प्रॉब्लम? 85.5 को लिख दिया, 67.1 प्लस 18.4। अब देखो भाई, बॉयज के एवरेज मार्क्स भी 67.1 है, गर्ल्स के भी 67.1 है। बॉयज के एवरेज मार्क्स भी 67.1 है, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स भी 67.1 है, प्लस एक्स्ट्रा कितना है मेरे भाई? यहां 5 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 18.4 एक्स्ट्रा हैं। 5 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 18.4 एक्स्ट्रा हैं मेरे भाई। ये के कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल स्टूडेंट में डिवाइड हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने? बॉयज प्लस गर्ल्स 3 और 5 8। टोटल स्टूडेंट है बॉयज प्लस गर्ल्स, पूरी क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स 8 है। 8 से जाएगा 23 8 184 होता है 2.3। 2.3 का 5 गुना मेरे भाई 11.5, 23 5 115 होता है 11.5। 67.1 प्लस 11.5 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? आएगा 78.6। ये सवाल का आंसर है और ये जल्दी आंसर निकल के आ गया 78.6, डी ऑप्शन पूरी क्लास के। मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और कर पाए हैं। आगे चलूंगा बच्चों, सवाल नंबर है 5। इसके बाद हम लोग यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं। अब यहां से टाइप चेंज कर देते हैं। बताइए बच्चे, अगला टाइप भाई, और इस टाइप के हम लोग 2 क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। बच्चे नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इन ए टेस्ट इज 69। सवाल में यह बोला गया है कि भाई एक क्लास में 42 स्टूडेंट है जिनका एवरेज स्कोर एक टेस्ट में 69 आया है। आगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज 10:11। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11। भाई एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है, यानी कि क्लास में अगर 10 लड़के हैं तो 11 लड़के हैं। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो। आगे बोला गया एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज 20% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो गर्ल्स से 20% ज्यादा है। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की मेरे भाई, तो सवाल में यह कहा गया बॉयज का एवरेज स्कोर जो है वो गर्ल्स से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/5। तो यहां पे एवरेज स्कोर बताया नहीं गया एग्जैक्ट, बस ये बोल दिया कि बॉयज का जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स से 20% ज्यादा है। रेशियो में बताया गया है, यानी कि बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल्स से 20% ज्यादा है। अगर गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 यूनिट है, मान लीजिए अगर गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 यूनिट है तो बॉयज का एवरेज स्कोर 1 ज्यादा है। 5 का 20% 1 होता है, 5 से 1 ज्यादा है। बॉयज का एवरेज स्कोर 6 यूनिट है, यह बताया गया है भाई। बॉयज का जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स से 20% ज्यादा है। गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 है तो बॉयज का एवरेज स्कोर 6 है। पूछा यह गया कि बॉयज का एवरेज स्कोर बताओ, लड़कों का एवरेज स्कोर क्या है। देखिए, मुझे इस सवाल से कोई मतलब नहीं, इस बात से कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। मुझे बस इस बात से मतलब है कि एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 10:11 है। अगर हम बात करें बॉयज का एवरेज स्कोर गर्ल्स से 20% ज्यादा है, गर्ल्स का 5 है तो बॉयज का एवरेज स्कोर 6 है। तो आप मुझे बताओ पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा। सवाल में पूरी क्लास का ही एवरेज स्कोर दिया हुआ है, तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा। क्या कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है रेशियो में ही पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा। सुनिए बच्चों,
10 बॉयज का एवरेज स्कोर 6 यूनिट है। 10 बॉयज का भाई, एक बॉयज का एवरेज स्कोर 6 यूनिट है। 10 बॉयज का कितना होगा टोटल? 10 छिंग 60। लड़कियों का एवरेज स्कोर 5 है, लड़कियां 11, तो 11 लड़कियों का स्कोर कितना आएगा? अगर एक लड़की 5 नंबर ला रही है तो 11 लड़कियां कितना लाएंगे? 11 पंजे 55। यह आ गया टोटल स्कोर। कितने बच्चों का मेरे भाई? कितने बच्चे हैं क्लास में? क्लास में बच्चे हैं 10 और 11 21। क्लास में 21 बच्चे हैं, 21 बच्चों का। तो 60 प्लस 55 आ गया मेरे भाई 115/21। ये पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया, जिसे निकाला मैंने वेटेड एवरेज के मेथड से। डाटा बहुत आसान था। वेटेड एवरेज मेथड से मैंने पूरी क्लास का एवरेज स्कोर निकाल लिया, जबकि पूरी क्लास का एवरेज स्कोर है कितना? 69 नंबर पूरी क्लास का, है ना। बॉयज का टोटल कितना? 10 छिंग 60। गर्ल्स का टोटल कितना? 11 पंजे 55। आउट ऑफ स्टूडेंट कितने? बॉयज प्लस गर्ल्स 10 और 11 21। ये आ गया। 23 से कटेगा 23 पंजे 115, 23 तिया 69। ये 21 उधर जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 21 तिया 63/5। 63/5 2 से गुणा कर लो, 126/10। 126/10 आ गया 12.6। तो ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई 12.6। पूछा बॉयज का एवरेज स्कोर। बॉयज का एवरेज स्कोर है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू 12.6 गुना आएगी। तो 12 छिंग 72 और 3.6 यानी कि 75.6। तो बॉयज का जो एवरेज स्कोर है 75.6 आएगा, और यही आपका आंसर भी बनेगा डी ऑप्शन 75.6 करेक्ट। पिछले वाला एलिगेशन से सर जी वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं विवेक बेटा। एलिगेशन शायद आपने बेसिक क्लास नहीं देखी एलिगेशन की, देखो 1.5 घंटे की बेसिक क्लास है, और उसके बाद एलिगेशन की पहली शीट में 50 सवाल हो भी चुके हैं। एलिगेशन से मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलिगेशन से मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब पढ़ा चुका हूं। यहां मैं सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ही बताऊंगा, एलिगेशन ही। 12.6 फिर से भाई देखो, एक यूनिट के लिए निकालने 21 उधर जाएगा, 21 तिया 63, 5 नीचे आ जाएगा बटे 5। 63 को 5 से भाग कर लो, 60/5 12 होता है, 3/5 0.6 होता है। तो एक यूनिट के लिए 12.6। बॉयज का एवरेज स्कोर है 6 यूनिट, 6 की वैल्यू 12.6 से गुणा 75.6। आदर्श शुक्ला। मुश्किल लगता है ये सवाल बच्चों को, जो मैंने आपको बताया यही बेस्ट मेथड है मेरे भाई इस टाइप के सवाल को करने का। ये देखिए बच्चों, एक और सवाल करेंगे हम ऐसा ही, एक और सवाल। सवाल नंबर 6 बताइए। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है सीजीएल मेंस 2018 का है, एज इट इज। सेम इसी टाइप का एक और सवाल, लैंग्वेज अलग है इसकी, मेथड सेम रहेगा। एक ग्रुप में 120 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज 13.56 ईयर्स है। एक ग्रुप में 120 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज 13.56 साल है। सवाल में यह बोला गया है 35% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। स्टूडेंट की संख्या का 35% गर्ल्स है। 35% यानी कि 7/20। 5% 1/20, 35% 60/20। यानी कि मेरे भाई एक ग्रुप में 120 स्टूडेंट है, 35% गर्ल्स है। 35% गर्ल्स का क्या मतलब है? यानी कि अगर टोटल 20 बच्चे हैं तो 20 का 35% होता है 7। 20 का 35% क्या होता है? 7 गर्ल्स हैं। तो फिर बॉयज कितने होंगे? अगर टोटल 20 स्टूडेंट में 20 का 35% 7 गर्ल्स हैं तो बाकी के 13 बॉयज होंगे। यानी कि बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 13:7 आएगा। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 13:7 आ गया। सवाल में आगे बोला गया है रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5। बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है ये। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गर्ल्स की एवरेज एज क्या है। गर्ल्स की, बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज का रेशियो 6:5 है। यानी कि बॉयज की एवरेज अगर 6 यूनिट है तो गर्ल्स की एवरेज एज 5 यूनिट है।
बॉयज की अगर औसत उम्र 6 यूनिट है तो गर्ल्स की एवरेज एज 5 यूनिट है। पूछा है गर्ल्स की एवरेज एज क्या है, गर्ल्स की आपसे पूछा। एक बार बताओ, इस सवाल में मुझे सॉल्व करने के लिए क्या दिया है? इस क्लास में इस सवाल में सारे स्टूडेंट 120 स्टूडेंट की एवरेज एज दी है। सभी स्टूडेंट की एवरेज एज दिया 13.56 ईयर्स। तो आप ये पता लगाओ कि जितने भी स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट की एवरेज एज क्या है। डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से पता लग जाएगा। भाई 13 लड़के हैं, एवरेज 6 साल 6 यूनिट है, टोटल एज क्या होगी? 13 चिंग 78। टोटल क्या आएगा? 13 चिंग 78। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस गर्ल्स की एवरेज एज 5 यूनिट है, 7 गर्ल्स हैं, तो 7 लड़कियों की टोटल एज कितनी आएगी? 7 पंजे 35। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने मेरे भाई? बॉयज प्लस गर्ल्स 20, तेरे 7 20, तो 78 में 35 जोड़ूंगा 113/20। 78 हम में 35 जोड़ेंगे 113/20। ये पूरी क्लास की एवरेज एज आ गई। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग पूरी क्लास की जो एवरेज एज है 13.56 साल के बराबर है, 13.56 ईयर्स। बताओ कितने गुना? तो 113 एकम 113 डेसिमल जाएगा मेरे पे, बचेगा क्या? 23 बचेगा, 113 नहीं 22 बचेगा ना। 113 कम 113 ये आपका 22 बच जाएगा। तो 113 दूनी 226.12 बार चला गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 20 की उधर राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 गुणा 0.12, तो यानी कि 12 दूनी 24, 2.4 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.4 साल के बराबर आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि यहां 20 की गुणा हो जाएगी 0.12 में, तो 2.4 आ जाएगा। बोलो किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा है गर्ल्स की एवरेज एज, गर्ल्स की एवरेज एज है 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू भी 0.24 से गुणा करेंगे मेरे भाई, सॉरी 2.4 से। 1 यूनिट की वैल्यू 2.4 आई है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 की 2.4 में गुणा करेंगे 12 साल, 24 पंजे 120, तो 5 की 2.4 में गुणा 12 साल। तो गर्ल्स की जो एवरेज एज है 12 साल है, और बी ऑप्शन इसका आंसर है 12 साल। खेल खत्म। राम गुप्ता जी, इसका बेसिक ऑलरेडी हो चुका है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? परसेंटेज की क्लास में 3 घंटे मैंने आपको डेविएशन समझाया, 3 घंटे। एलिगेशन की क्लास में 1.5 घंटे बेसिक समझा। आपने इस क्लास स्किप कर दिया, आपने रिवीजन नहीं किया, दोबारा पढ़ लो। ये इतने सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, क्यों आंसर आ रहा है मेरे भाई? इनको कोई अलग से तो नहीं पढ़ा रहा, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं, सबका आंसर आ रहा। केवल राम गुप्ता को छोड़ के सबका आंसर आ गया। राम गुप्ता यू आर गधा। केशव पानी करना भाई, ठीक है बच्चे। शुक्ला का भी आ गया, देखो आदर्श का। कर लोगे इस टाइप के सवाल? मैंने 5वां छठा 2 क्वेश्चन करा दिए। अरे कर लोगे इस टाइप के केशव? चलो आगे चलते मेरे भाई, अब टाइप चेंज करेंगे, टाइप चेंज करेंगे। अगला मेरे दोस्तों, ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7। अगला टाइप, अगला टाइप लीजिए मेरे भाई। एक एग्जाम में 80 क्वेश्चन है, अनीता ने पहले 55 में से 60% के सही जवाब दिए। पूरे एग्जाम में 70% स्कोर पाने के लिए उसे बाकी क्वेश्चंस में से कितने परसेंट क्वेश्चन के सही जवाब देने होंगे? देखो यह सवाल बेसिक से भी हो जाएगा कि आप बेसिक से कर लो, यह सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से कर लो, यह सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से कर लो। भाई एक एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। एक एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 80 क्वेश्चन है मेरे भाई, 80 सवाल है। अनीता ने एग्जाम दिया, पहले 55 सवाल में से 70% सही किए। 55 सवाल में से अनीता ने कितने परसेंट सही किए? 70%। भाई 80 सवाल में से अनीता ने 55 सवाल कर लिए सॉल्व,
तो सवाल बचे कितने मेरे प्यारे भाई, यानी कि 25 सवाल बचे हैं। तो बोला है पूरे एग्जाम में 70% लाने के लिए शेष प्रश्न में से कितने प्रश्न सही जवाब देने पड़ेंगे। एक एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन है, पहले 55 में से अनीता ने 70% ठीक किए। बोला है रिमेनिंग 25 सवालों में कितने परसेंट क्वेश्चन ठीक होने चाहिए जिससे कि पूरे एग्जाम के मार्क्स 70 वो हो जाएं, और 60% ठीक किए। पहले 55 सवालों में अनीता ने 60% सही किए। सॉरी, बोला है पूरे एग्जाम में 70% मार्क्स लाने के लिए रिमेनिंग 25 क्वेश्चन में कितने परसेंट ठीक होने चाहिए। क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? शुभम कह रहे हैं सर ये परसेंटेज में भी किया है। बिल्कुल किया है मेरे दोस्तों, अलग था क्वेश्चन कि यही था। एक एग्जाम में 80 क्वेश्चन है, अनीता ने 55 सवालों में से 60% सही किए, बचे 25 सवाल। बोला 25 सवालों में कितने परसेंट सही करने चाहिए जिससे कि पूरे एग्जाम में यानी कि पूरे 80 सवाल में 70% सही हो। डेविएशन एलिगेशन दोनों लग जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्वेश्चन की संख्या का रेशियो ले लो। 5 से जा रहा है 11 बार 55 और 5 से जा रहा है 25 5 बार, 11:5। आप खुद बताओ, अगर पूरे एग्जाम में 70% क्वेश्चन सही करने पूरे एग्जाम में, तो ये भी 70% सही होने चाहिए थे, रिमेनिंग भी 70% सही होने चाहिए, पर ये सही हुए केवल 60%। 70 की बजाय 60% ही सही हुए, 10% क्वेश्चन कम सही हुए। 11 क्वेश्चन का 10% कम सही हुए, 11 क्वेश्चन का 10% कम सही हुए। तो बैलेंस करने के लिए यहां 11 का 10% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे भाई। 11 का 10% कितने क्वेश्चंस पर? 5 क्वेश्चंस पर। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है ना, रिमेनिंग 5 है, बटे 5। तो 5 से 10 दो बार जाएगा, 11 दूनी 22, 70 में 22 जोड़ देंगे 92%। तो 92% सवाल ठीक करने पड़ेंगे भाई। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 92%। ठीक है, बेसिक से भी ये सवाल जल्दी हो जाएगा बहुत। आ जाइए अगला टाइप। अगला टाइप आएगा मेरे भाई सवाल नंबर 8। ये बताइए अगला टाइप। एक एक टाइप का एक एक सवाल ही कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल तो है नहीं कि कई सवाल करने पड़े। इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 18,000। भाई किसी साल एक शहर की पॉपुलेशन 18,000 थी। इन द नेक्स्ट ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 5%। अगले साल मेल पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होती है, फीमेल इंक्रीज बाई 7%। फीमेल पॉपुलेशन 7% इंक्रीज होती है, एंड द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड टू 19,200। और टोटल पॉपुलेशन बढ़कर 19,200 हो जाते हैं टोटल पॉपुलेशन। तो पूछा है बताइए व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द गिवन ईयर। इस दिए गए साल में मेल फीमेल की जनसंख्या का रेशियो क्या है। बहुत बढ़िया, सवाल में कुछ भी नहीं है भाई। किसी साल मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 18,000 है किसी साल। अगले साल क्या होगा, मेल आबादी 5% बढ़ेगी और फीमेल आबादी 7% इंक्रीज होगी, फीमेल पॉपुलेशन। तो और कुल आबादी बढ़ के 19,200 हो जाएगी। तो क्या कोई ये बता सकता है कि कुल आबादी कितना परसेंट बढ़ेगी? कुल जनसंख्या का मतलब मेल प्लस फीमेल, कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ गई? अगर जनसंख्या पहले 18,000 थी, बढ़ के 19,200 हो गई, तो 18,000 से 19,200 1200 ज्यादा है, तो कुल पॉपुलेशन 1200 बढ़ गई मेरे भाई। पहले कितनी थी? 18,000। 18,000 पॉपुलेशन थी, बढ़ के 19,200 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 19,200 में से 18,000 घटाएंगे, 1200 बढ़ी। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। परसेंटेज में बढ़ी बेटा इंटू 100% आएगा। 2 जीरो काटो, 1 जीरो काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि 20/3%। तो शहर की कुल पॉपुलेशन
मेल प्लस फीमेल मिलाकर कुल पॉपुलेशन बढ़ी 20/3%। कुल पॉपुलेशन शहर की मेल प्लस फीमेल 20/3% बढ़ी। पूछा है मेल फीमेल की संख्या का रेशियो क्या है पॉपुलेशन का। भाई ये परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज है। परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन को ही तो बेस मान के निकाला जा रहा है। अगर आप एलिगेशन लगाओगे सीधा सीधा मेल फीमेल की पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा। लेकिन इजी एलिगेशन लगाने के लिए जैसे आप बटे 3 आ रहा है, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को आप 3 से गुणा कर दो। अब पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करेंगे 3×5 = 15%। ये हो जाएगा मेरे भाई 3×7 = 21%। ये हो जाएगा मेरे भाई यहां पर 20%। यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। एलिगेशन लगाओ, 21 में से 20 घटाऊंगा 1 आएगा, 20 में से 15 घटाऊंगा 5 आएगा। तो मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 1:5 है और ये बी ऑप्शन ठीक है भाई, बी ऑप्शन। आगे सब बच्चों का समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे आंसर, क्योंकि यहां रेशियो पूछा है तो ये डायरेक्ट आ गया है ना। परसेंटेज ब्रेक मेथड भी मैंने समझाया है, पर वहां एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसकी जरूरत है नहीं सवाल में। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई यहां पर अगला टाइप एवरेज एज वाला। एवरेज एज वाला मैं हर लैंग्वेज का आपको सवाल करा रहा हूं। मैंने पहले बोला कि जितना मैं क्लास में करवा रहा हूं केवल उतना कर लो और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। कोई किताब विताब कुछ सॉल्व नहीं करनी। एक कंपनी में 600 एम्प्लॉई हैं। एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉइज 42 साल। एक कंपनी में 600 एम्प्लॉई हैं। मेल जो एम्प्लॉई हैं, जो पुरुष कर्मचारी है, उनकी एवरेज एज 42 साल है, ठीक है। एंड दैट ऑफ फीमेल इंप्लॉयज 41 साल। फीमेल इंप्लॉय की एवरेज एज 41 साल है। आगे क्या बोला गया? एवरेज एज ऑफ ऑल द इंप्लॉय, यानी कि मेल प्लस फीमेल सारे इंप्लॉय मिलाकर कंपनी में एवरेज एज लोगों की 41 साल 9 महीने हैं। तो पूछा है फीमेल इंप्लॉय कितनी है। तो कंपनी में मेल भी है फीमेल भी है। एवरेज एज कैसे निकाली जाते हैं? एवरेज एज निकालते हम सभी लोगों की एज का टोटल कर लो, लोगों की संख्या से भाग दे दो। यानी कि अगर आप एवरेज एज पे एलिगेशन लगाओगे तो बेस लोगों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। तो मेल इंप्लॉय की एवरेज एज है 42 साल, फीमेल इंप्लॉय की एवरेज एज है 41 साल और सभी कर्मचारियों की एवरेज एज है 41 साल 9 महीने। 41 साल 9 महीने सभी कर्मचारियों की एवरेज एज। एलिगेशन लगाओ, रेशियो आ जाएगा भाई। 41 साल 9 महीने में से 41 घटाऊंगा तो 9 महीने बचेगा। अगर मैं 41 ईयर 9 मंथ में से 41 ईयर 9 मंथ में से 41 घटाऊंगा 9 महीने बचेगा। अगर मैं 42 साल में से 41 साल 9 महीने घटाऊंगा तो 3 महीने बचेगा। 42 साल में से 41 साल घटाया 1 साल, 1 साल में से 9 महीने और घटाओ तो 3 महीने बचा। यानी कि रेशियो आ गया 9 और 3, 3:1। यानी कि फैक्ट्री में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 3:1 है। तो टोटल कितने आ गए? 4। 4 की वैल्यू सवाल में 600 है मेरे भाई, 150 गुना। तो फीमेल है मेरे दोस्तों एक, एक की वैल्यू 150 आ गई 150। फीमेल इंप्लॉय 150 है फैक्ट्री में, ए ऑप्शन। कर लेंगे? कर लोगे? मजा आ रहा है ना बेटा सवाल करके? हर सवाल मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बच्चे, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है अगला टाइप। अगला टाइप, ड्यूरिंग ए स्कूल excursion each student of junior school was charged 325, each student of senior school was charged rupee 400. If there were 80 students from junior school and combined average amount charged per student was 352, how many students from senior school went for excursion? बताइए। पहले आप इस सवाल पढ़ो और फिर मुझे समझ के करके दिखाओ। पढ़ो और करके दिखाओ।
जल्दी से करते हैं। देखो भाई, एक स्कूल में दो तरह के बच्चे, जूनियर बच्चे और सीनियर बच्चे। तो स्कूल वाले उनको घुमाने के लिए ले गए पिकनिक पे। तो भाई स्कूल वाले अपने घर से तो ले जाएंगे नहीं, बच्चों से चार्ज करेंगे। तो जूनियर स्कूल से जो चार्ज किया गया है मेरे भाई वो 325 है, 325। और जो सीनियर स्कूल के बच्चों से चार्ज किया गया वो 400 रुपए पर बच्चा है। सीनियर स्कूल के बच्चों को कितना चार्ज देना, 400 रुपीज पर बच्चा। जबकि कंबाइंड एवरेज अमाउंट चार्ज हो, यानी कि जूनियर प्लस सीनियर से मिलाकर, जूनियर प्लस सीनियर स्कूल से मिलाकर जो कंबाइंड एवरेज चार्ज किया गया पर स्टूडेंट वो 352 है। तो ये एवरेज चार्ज है ना, एवरेज जो है मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट को शुल्क देना है। तो एवरेज चार्ज किसको बेस मान कर निकाला जाता है, स्टूडेंट की संख्या को। तो एलिगेशन लगाने से सीधा जूनियर और सीनियर बच्चों की संख्या का रेशियो आ जाएगा। तो इजी हो गया सवाल। 400 में से 352 घटाएंगे 48, 352 में से 325 घटाएंगे भैया हम लोग तो 27। और ये किससे कट रहा है मेरे भाई, ये कट रहा है आपका 3 से 48 16 बार, 3 से 27 9 बार। जूनियर सीनियर की बच्चों का रेशियो आ गया। क्लास में जूनियर स्कूल के कितने छात्र हैं, 80 स्टूडेंट है। तो जूनियर स्कूल के छात्र हैं 80 मेरे प्यार भी, यानी कि 5 गुना। तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र हैं, 9 यूनिट। 9 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, यानी कि 45। तो 45 बच्चे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, 45। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, मजा भी आ रहा है करने में। सवाल नंबर हम लोग लेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11। ये बताओ जरा, 11वां सवाल करो। देखिए अगला सवाल आ गया एवरेज हाइट को लेके। एवरेज हाइट पे है, एक आर्मी में 12,000 जो है, एन आर्मी ऑफ 12,000 कंसिस्ट ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन। एक सेना में यूरोपियन और भारतीय सैनिक है जिनकी कुल संख्या 12,000 है, कुल 12,000 सैनिक है। जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के सैनिक है, उनकी एवरेज हाइट है 70 इंच, और जबकि इंडियन की एवरेज हाइट 69 इंच है। और पूरी आर्मी की जो एवरेज हाइट है, पूरी आर्मी की एवरेज हाइट वो 69:3/4 इंचेस है। पूछा है आर्मी में कितने इंडियन हैं। तो भैया एक आर्मी में यूरोपियन सैनिक भी है, इंडियन सैनिक भी है, इनकी एवरेज हाइट बताई गई है। एवरेज हाइट निकालते कैसे हैं, पहले सबकी टोटल हाइट कर लो और डिवाइड कर दो भाई नंबर ऑफ जवानों से, जवानों की संख्या से डिवाइड कर दो सैनिकों की संख्या से। यानी कि एलिगेशन अगर आप लगाओगे तो सीधा सैनिकों की संख्या का रेशियो आएगा अगर हाइट पे एलिगेशन लगाओगे। यूरोपियन की एवरेज हाइट है 70 इंच, इंडियंस की एवरेज हाइट 69 इंच है, जबकि पूरी आर्मी की जो एवरेज हाइट है, पूरी आर्मी की वो 69:3/4 इंच है, पूरी आर्मी की एवरेज हाइट। ये आ गया, तो लगा दीजिए एलिगेशन। 69:3/4 में से 69 घटाओ, ये बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, 69:3/4 में 69 घटाएंगे 3/4। अब 70 में से आप घटाइए 69:3/4 क्या आएगा, 70 में से 69 घटाया 1, 1 में से 3/4 घटाएंगे 1/4, ये आया। ये आ गया रेशियो यूरोपियन और इंडियन सैनिकों का, 4 से 4 कट गया, 3:1। यूरोपियन और इंडियन सैनिकों का रेशियो 3:1 आ गया। टोटल कितने सैनिक है, 4, 3 और 1 4, जबकि टोटल सैनिक है कितने आर्मी में, 12,000। तो 4 की वैल्यू 12,000 के बराबर है। पूछा इंडियन नंबर ऑफ इंडियन सैनिक, तो 1 यूनिट है ना, इंडियन आपके 1 यूनिट है, 1 की वैल्यू 3,000 आ जाएगी, 3,000, और ये आंसर आ गया 3,000, ऑप्शन नंबर बी। ये बैंक के पेपर का सवाल था मेरे भाई। एसएससी में हर साल एक ना एक सवाल तो एवरेज हाइट पे, एवरेज एज पे, एवरेज सैलरी पे आता ही रहता है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, सवाल यहां पे देखिएगा आप लोग 12, क्वेश्चन नंबर है 12। ये सवाल सीटसल 2024 के प्री के पेपर में आया है, बताओ जी। अगला टाइप एवरेज सैलरी पे, द एवरेज सैलरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 एम्प्लॉइज in an institution is 3950.
and that of another group of employee is 1850. Average salary of all employees 2150. Then total number of employee is, कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, एक ना इंस्टीट्यूशन है, वहां पे एवरेज सैलरी बताई गई है। 12 एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो 3950 रुपए पर मंथ है। एक इंस्टीट्यूट में 12 जो स्पेशल इंप्लॉई हैं, 12 जो इंप्लॉई हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 3950 रुपए पर महीना। लेकिन बाकी जो अदर इंप्लॉय हैं, इनके अलावा 12 इंप्लॉय के अलावा जो अदर इंप्लॉय हैं, उनकी एवरेज सैलरी है 1850 रुपए। दूसरे ग्रुप के इंप्लॉय की एवरेज सैलरी 1850। अगर हम सभी इंप्लॉय की एवरेज सैलरी की बात करें तो सभी इंप्लॉय की, पूरे इंस्टीट्यूट में जितने भी इंप्लॉय हैं, सभी की एवरेज सैलरी 2150 रुपए पर मंथ है। तो एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले सभी की सैलरी को ऐड कर लो, टोटल सैलरी, फिर डिवाइड कर दो लोगों की संख्या से, यानी कि लोगों की संख्या को बेस मान के एवरेज सैलरी निकाली जाती है। तो अगर आप एवरेज सैलरी पे ही एलिगेशन लगा देंगे तो लोगों की, इंप्लॉय की संख्या का रेशियो आ जाएगा। अब 2150 में से 1850 घटाएंगे तो 300 हो गया, 300। ऐसे 3950 में से हम लोग 2150 घटाएंगे तो आएगा 1800, 1800 आएगा, 1800। ठीक है जी। तो रेशियो कितना आ गया एम्प्लॉय का? 300 से 1800 6 बार कट गया, 1:6। यानी कि मेरे भाई एक ये हैं और 6 हैं, तो टोटल एम्प्लॉय कितने आ गए? 1 और 6 7, टोटल एम्प्लॉय 7 आ गए। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, सी मेरा आंसर हो गया। यहां से देखो ये कितने एम्प्लॉय थे? 12 एम्प्लॉय। ये 12 एम्प्लॉय थे जिनकी एवरेज सैलरी थी 3950। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर सवाल में 12 एम्प्लॉय के बराबर है। अदर 6 यूनिट है, टोटल एम्प्लॉय हो गए 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी, 84। यही पूछा है कि कंपनी में कुल कर्मचारी कितने? 84 कर्मचारी हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो आसान सा सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलेंगे मेरे भाई, ये बताएंगे। अगला सवाल नंबर 13 बताइए। अगला टाइप DSSB हेड क्लर्क के पेपर का सवाल है। DSSB हेड क्लर्क का बनाना जरा। टोटल इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी 42,000 रुपए। भाई 2 आदमी हैं, ए और बी। ए और बी की टोटल इनकम 42,000 रुपए के बराबर है। 2 आदमी अलग अलग कमाते हैं भाई, ए और बी, उनकी कुल इनकम 42,000 है। इनकम ऑफ ए एंड बी इज इंक्रीज्ड बाई 8% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। ए की इनकम 8% बढ़ती है, बी की 3% बढ़ती है। टोटल इनकम ऑफ बोथ ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाई 2800। दोनों की टोटल इनकम 2800 रुपए बढ़ जाती है। तो पूछा है बी की इनकम क्या है? तो मेरे भाई 2 इंप्लॉय हैं, ए और बी। ठीक है जी। कुल दोनों की इनकम 42,000 है। हुआ क्या? ए की इनकम 8% बढ़ी और बच्चों बी की इनकम 3% बढ़ी। समझ में आया? सवाल कह रहा है दोनों की जो इनकम है, टोटल इनकम ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की जो टोटल इनकम है 2800 रुपए बढ़ जाते। कितनी बढ़ी है वैसे? एक्चुअली में ए और बी की टोटल इनकम थी 42,000, 42,000 ए और बी की कंबाइंड इनकम है। ए की इनकम 8% बढ़ी, बी की 3%, और दोनों की टोटल इनकम 2800, 2800 रुपए बढ़ी। परसेंटेज में कितना बढ़ी मेरे भाई? इंटू 100% ही आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये जाएगा मेरे भाई 14 से, 14 दूनी 28 और ये 14 तिया 42, यानी कि 20/3%। तो 20/3% आएगा मेरे दोस्तों। यहां तक कोई परेशानी क्या इसमें? नहीं। यानी कि ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है, मैंने कैलकुलेट करके निकाला, 14 से कट रहा है ना, 280 20 बार, 42 3 बार, 20/3% बढ़ी। तो यहां बटे 3 आ रहा है। एलिगेशन को आसान करने के लिए बटे 3 आ रहा है, पूरे को 3 से गुणा कर दो, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो ये हो जाएगा 8 तिया 24%, ये हो जाएगा मेरे भाई 3 तिया 9%, और ये आ जाएगा मेरे बच्चों यहां पर 20%।
अब एलिगेशन लगा दो तो ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं एलिगेशन लगा दूं, 20 में से 9 घटाऊंगा मेरे दोस्तों 11 आएगा, 24 में से 20 घटाऊंगा मेरे दोस्तों 4 आएगा, 11 रेशियो 4 आ गया। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है। ये क्या है बेटा? ए और बी की परसेंटेज इनकम इंक्रीज। एलिगेशन लगाएंगे, ए और बी की आय का रेशियो आ गया 11 रेशियो 4। सवाल में पूछा है बी की इनकम क्या है, बी की इनकम के बारे में पूछा है। ए की 11 है, बी की 4 है, दोनों की टोटल इनकम कितनी आएगी? 15। 11 4 15। जबकि सवाल के अनुसार ए और बी की टोटल इनकम है कितनी? 42,000 रुपए। अब बताना जरा कितना हुआ ये आ जाएगा जी 15 दूनी 30 और 12 15 अट्ठे 120, 2800 गुना है बेटा ये 2800 टाइम्स। तो बी की जो इनकम है 4 यूनिट है, 4 की वैल्यू भी 2800 गुना होगी, तो 28 चौका 112, 11,200 रुपए बी की इनकम आई है, 11,200 रुपए। समझ में आया? ठीक है जी। यहां पर कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी है आदर्श, कुल संख्या भाई पिछले सवाल में। तो देखो अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको करा। ये देखो ये वाला सवाल क्या था? परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज पे। ये सवाल है एवरेज एज पे, ये सवाल है एवरेज चार्ज पे, एवरेज शुल्क पे, ये सवाल है एवरेज हाइट पे, ये सवाल है एवरेज सैलरी पे, ये सवाल है एवरेज सैलरी इंक्रीज पे, परसेंटेज सैलरी इंक्रीज पे। इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन एलिगेशन में बनते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा टाइप कवर करा रहा हूं कि पेपर में कोई सवाल आए तो आपको नया ना लगे, ऐसा लगे कि ये हमारा करा हुआ है। आगे चलेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर है 14 आपके सामने, बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का बनाइए। बेस्ट क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का करके दिखाओ।
समझ पाए बच्चों? देखो ये सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया, आपको देखते पता लग जाएगा कि एलिगेशन का क्वेश्चन है। एक शो के टिकट का प्राइस पेरेंट्स के लिए ₹7.5 है और चिल्ड्रन के लिए ₹3 है। सब बच्चों का आंसर आया है। कुल 952 टिकट की बिक्री से 5925 रुपए इकट्ठा हुए। कुल कितने की टिकट से मेरे भाई? 952 टिकटों की बिक्री से। तो पूछा बेचे गए बच्चों की टिकटों की संख्या कितनी, बच्चों को कितने टिकट बेचे गए, यह आपसे पूछा गया है। बताइए मेरे भाई इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट इस सवाल का क्या आंसर है। एलिगेशन लगाओ मेरे भाई। हाँ जी, एलिगेशन लगाओ, आ जाएगा। मैं देखो एलिगेशन से ये तरीके से होगा कि पेरेंट्स को टिकट है, चिल्ड्रन का टिकट है। पेरेंट्स का टिकट है ₹7.5 पर, ₹7.5 का। चिल्ड्रन का टिकट है ₹3 पर चाइल्ड। जबकि कुल टिकट बेचे गए 952 रुपए के और कुल पैसा इकट्ठा हुआ 5925, यानी कि 952 टिकट 5925 रुपए के बिके। तो एक टिकट का प्राइस क्या आ जाएगा? 5925 बटे 952, ये एक टिकट का एवरेज प्राइस आ जाएगा। एलिगेशन लगाइए, पेरेंट्स और चिल्ड्रन की संख्या का रेशियो आएगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव नहीं हो रहा बच्चों, ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है। तो इस सवाल को जल्दी कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं। जरूरी नहीं कि हमेशा एलिगेशन ही लगाएं, आप यहां पे ब्रेक करके भी कर सकते हो। एक बात देखो कि एक टिकट का जो शो है वो पेरेंट्स के लिए है ₹7.5 का, ₹7.5 का है, और चिल्ड्रन के लिए वो टिकट का जो शो का टिकट है वो ₹3 का है। और आपसे सवाल में यही पूछा है मेरे भाई कि बताओ बच्चों को कितने टिकट बेचे गए हैं। तो क्या ₹3 को आप ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते मेरे भाई? ₹3 को मत लिखो भाई, जब उतना तो करना ही पड़ेगा। ₹3 को क्या आप ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? ₹7.5 माइनस ₹4.5, क्या आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों? ₹7.5 माइनस ₹4.5, क्या आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो? बोले हां कि ना, हां कि ना बताओ। पेरेंट्स का एक टिकट ₹7.5 का है, चिल्ड्रन को जो बच्चों का जो टिकट है ₹3 का। 3 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? ₹7.5 माइनस ₹4.5, 7.5 माइनस 4.5, ₹3 ही होता है। अब एक बात बताओ भाई, पेरेंट का टिकट भी ₹7.5 का है, बच्चों का टिकट भी ₹7.5 का है, तो कुल सभी टिकट का प्राइस भी पर टिकट ₹7.5 होना चाहिए। पेरेंट्स का टिकट भी ₹7.5 का है, बच्चों का टिकट भी ₹7.5 का है, तो ईच टिकट का प्राइस, प्रत्येक टिकट का प्राइस ₹7.5 हो गया। टिकट बेचे गए 952, तो 952 टिकट को बेचने से कितना पैसा इकट्ठा होगा? 952 गुणा ₹7.5 ये इकट्ठा होगा। तो 952 की 7.5 में गुणा करेंगे, 7.5 का मतलब होता है 15/2। 2 से मैं काटूंगा मेरे भाई, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, इसकी मैं गुणा करूंगा 15 में, तो कितना आएगा मेरे भाई? 15 छिक्का 90, 0 हासिल 9, 15 सत्ते 105 और 9 114, 4 हासिल 11, 15 चौका 60, 60 और 11 71, यानी कि 7140 रुपए। ये बात सही है कि इसमें कोई परेशानी, कोई मुश्किल तो है नहीं ये गुणा करना, मतलब आसानी है गुणा, मुश्किल तो है नहीं ये। तो 6000 हो जाएगा, 1050 हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो पेरेंट्स का टिकट भी 7.5 का है, एक बच्चे का टिकट भी 7.5 का है, कुल 952 टिकट बेचे गए। 952 टिकट से एक टिकट ₹7.5 का है, कितना पैसा इकट्ठा होना चाहिए? 7140 रुपए इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन सभी टिकट की बिक्री से कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ? 5925 रुपए। सारे टिकटों की बिक्री से कुल 5925 रुपए ही इकट्ठा हुआ मेरे दोस्तों। यानी कि कितना पैसा कम कलेक्ट हुआ घटा दीजिए। 40 में से 25 घटाएंगे 15 और 71 में से 59 घटाएंगे 12, 1215 रुपए कम कलेक्ट हुआ मेरे दोस्त। 1215 रुपए कम कलेक्ट हुआ है, समझ में आया?
भाई पैसा कलेक्ट होना चाहिए 7140 रुपीज, जबकि सारे टिकट के सेल से कितना कलेक्शन हुआ 5925 रुपए। तो कितना कलेक्शन कम हुआ 1215 रुपए कम कलेक्ट हुआ। वाई दिस कम कलेक्शन हुइंग? क्योंकि हर बच्चा 4.5 रुपए मेरे प्यारे भाई कम जो है टिकट का प्राइस पे करता है। ईच बच्चा 4.5 रुपए कम देता है मेरे भाई, ईच बच्चा 4.5 रुपए कम दे रहा है। यानी कि अगर हर बच्चा 4.5 रुपए कम दे रहा है और टोटल 1215 रुपए कम इकट्ठा हुआ है, तो बच्चों की संख्या कितनी होगी डिवाइड कर देंगे। बच्चे कितने होंगे 1215 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 0 बार। 45 से मेरे भाई कितनी बार जाना चाहिए 45 दूनी 90, 90 के बाद आएगा 21 10 31 315, 45 सत्ते 315 270, यानी कि बच्चों की संख्या 270 आ गई। और ये सवाल का आंसर है, खेल खत्म, ऑप्शन नंबर ए। इसे बोलते हैं ब्रेक मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था। तो जब आपको लगे कि यार एलिगेशन बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, तो आप यहां ब्रेक करके, या इसे डेविएशन ही बोलते हैं, कर सकते हैं। आगे चलेंगे मेरे प्यारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, थोड़ा सा टफ है, इसको लास्ट में करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 16, 17 और 18। आ जाइए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, अगला टाइप आय खर्चा बचत के मेरे भाई। अगला टाइपर मैं इस पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा आय खर्चा बचत के। देखो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। और जहां बीच में बच्चों प्लस आता है, वहां आपका डेविएशन या एलिगेशन का कंसेप्ट सीधा लगता है। तो यहां आय खर्चा बचत के सारे सवाल एलिगेशन से हो जाते हैं। देखिए, रिशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम। रिशु अपनी इनकम का X% बचाती है। इफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 26% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय 50%। सवाल में यह बोला गया रिशु अपनी इनकम का X% बचत करती है। अगर रिशु की इनकम 26% बढ़ जाती है, उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत 50% बढ़ जाती है। तो पूछा है एक्स का मान क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। खर्चा प्लस बचत बराबर इनकम होता है, तो यहां लिखेंगे मेरे दोस्तों खर्चा, यहां लिखेंगे बचत, और यहां आएगा खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम। यहां क्या आएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसी को इनकम बोलते हैं मेरे भाई, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। रिशु अपनी इनकम का X% बचाते हैं। छोड़ो, हुआ क्या, रिशु की इनकम 26% बढ़ती। इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 26% बढ़ जाता है। ठीक है, रिशु का एक्सपेंडिचर, रिशु का खर्चा 20% बढ़ जाता है, रिशु का खर्चा 20% बढ़ता है, तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाती है, उसकी बचत 50% बढ़ जाती है। सेविंग 50% इंक्रीज हो जाती है। सेविंग समझ में आ गया बच्चों आपको हमारी बात? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया। तो रिशु का खर्चा 20% बढ़ गया, बचत 50% बढ़ गई, और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही इनकम कहते हैं, इनकम 26% बढ़ गई। तो क्या एलिगेशन लगाने से रिशु की एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो आ जाएगा? एलिगेशन लगाने से एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो आ जाएगा। 50 में से हम लोग 26 घटाएंगे 24 आता है मेरे भाई, और 26 में से 20 घटाते हैं तो 6 आता है। 26 में से 20 घटाएंगे 6 आएगा, तो 6 से 24 आपका 4 बार चला गया, 4:1। ये 4:1 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये रिशु के खर्चा और बचत का अनुपात आ गया। अगर आपसे रिशु की खर्चा बचत का रेशियो पूछा होता, ये आंसर हो जाता। अगर खर्चा 4 है बचत 1 है, तो रिशु की इनकम कितनी है बेटा 5। 4 रुपए खर्चा कर रहा है, 1 रुपए बचत कर रहा है, तो इनकम कितनी होगी 5। 4 + 1 5। सवाल में पूछा एक्स का मान, यानी कि एक्स क्या है, रिशु अपनी इनकम का X% बचत करता है। रिशु अपनी इनकम का X% बचत करता है। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, रिशु 5 रुपए कमाता है तो 5 में से 4 खर्च करता है, बचत कितनी करता है 1।
अगर ऋषु की इनकम 5 है तो 5 में से 1 रुपए बचत करता है, 1/5 उसकी बचत है 20%। यानी कि ऋषु अपनी इनकम का 20% सेव करता है, तो एक्स का मान 20 है। यही तो पूछा है बेटा, ऋषु अपनी इनकम का 20% सेव करता है। 5 इनकम है तो इनकम में से बचत 1 है, 1/5 बचत होगी, 20%। आंसर आ गया बच्चों। तो ये आय खर्चा बचत के सवाल मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। ऐसे सवाल को 100 मान के करते हैं, डेविएशन से करते हैं, और अब मैं आपको सिखा रहा हूं एलिगेशन से। एलिगेशन से ये सवाल केवल एलिगेशन से ही होगा, क्योंकि यहां खर्चा बचत का रेशियो निकालना है मेरे भाई। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17, ये बताना जरा, 17 नंबर क्वेश्चन। ए अपनी इनकम का 35% बचत करता है, ठीक है। ए की इनकम 20.1% बढ़ जाती है, खर्चा 25% बढ़ जाता है, तो उसकी इनकम कितने परसेंट, सॉरी उसकी सेविंग्स जो है वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है। आय खर्चा बचत का सवाल है। ऐसे सवाल को डेविएशन से उड़ा सकते, मैं परसेंटेज चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं यहां आपको सिखाऊंगा एलिगेशन से करना मेरे भाई। ये खर्चा, ये बचत और ये इनकम, समझ में आई बात? आप बोलोगे आंसर। एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही इनकम कहते हैं। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5%, 1/20, 35% 7/20। ए अपनी इनकम में से 35% बचत करता है, यानी कि ए की इनकम अगर 20 है तो 20 का 35% 7 बचत करता है। अगर ए की इनकम 20 है तो 20 में से 7 रुपए बचत करता है, बाकी 20 में से 7 अगर सेविंग है, तो खर्चा कितना है? 13। तो ए का जो खर्चा है मेरे भाई 13 है। ये ए और बी के खर्चे बचत का रेशियो है। ए अपनी इनकम का 35% सेव करता है। 35% मतलब 7/20। अगर ए की इनकम 20 है तो 20 में से 7 सेविंग है, बाकी का 13 ए खर्च करता है। हुआ क्या? ए की इनकम 20.1% बढ़ जाती है। ए की इनकम कितना बढ़ती है? 20.1% ए की इनकम बढ़ जाती है। खर्चा कितना बढ़ता है? खर्चा 25% बढ़ जाता है। ए का खर्चा 25%। पूछे सेविंग कितना परसेंट बढ़ जाएगी, सेविंग कितना परसेंट बढ़ जाएगी, ये सवाल है। क्या ये सवाल एलिगेशन से नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। सवाल में एक्सपेंडिचर सेविंग पे एलिगेशन लगाने के बाद एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो ही तो आएगा, और ये रेशियो मुझे पता है ऑलरेडी। मुझे ए के एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो पता है। हो जाएगा मेरे भाई। ये देखो 25 में से 20.1 घटाएंगे, क्या आएगा? 4.9। 25 में से 20.1 घटाएंगे 4.9%। 7 की वैल्यू 4.9% है, कितने गुना? 7 सत्ते 49, 0.7 टाइम्स। तो यहां 13 की वैल्यू भी 0.7 टाइम्स होगी। 13 की वैल्यू भी 0.7 गुना होगी। 13 सत्ते 91, यानी कि 9.1%। 9.1% आ गया। आप बोलोगे यस सर बहुत बड़े। अब आप एक बात बताइए, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 20.1 से बड़ा है 25, तो या मीन वैल्यू से छोटा आएगा? 20.1 से छोटा आएगा, या मीन वैल्यू से बड़ा है? 20.1 से बड़ा है, तो या मीन वैल्यू से छोटा आएगा? 20.1 से छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा? 9.1। तो मेरे भाई ये बताओ, 20.1 में से 9.1 घटाओ, 20.1 में से 9.1 घटाइए तो कितना आएगा मेरे भाई? 11%। तो ये सेविंग्स जो है 11% आ जाएगा। 11% इंक्रीज हो जाएगी, प्लस 11% इंक्रीज, क्योंकि मीन वैल्यू से बड़ा है तो मीन वैल्यू से छोटा आएगा। डिफरेंस आना चाहिए 9.1, तो 20.1 में से 9.1 घटाऊंगा, 11% आंसर है। समझ में आई बात? क्लियर है? ये डेविएशन में आपको ऑलरेडी परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। मैं एलिगेशन वाला तरीका आपको सिखा रहा हूं इस टाइप के सवालों को करने का, और ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, भर भर के आता है। एक सवाल और करेंगे मेरे भाई इस पर। एक सवाल बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 18 करना।
18। एक आदमी का व्यय उसके बचत से 50% अधिक है। एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 50% मोर देन इट्स सेविंग। एक आदमी का खर्चा उसकी बचत से 50% ज्यादा है। अगर इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 21% बढ़ जाता है और उसकी सेविंग 240 रुपए बढ़ जाते। क्या बोला भैया? उसकी सेविंग 240 रुपए बढ़ जाती है। तो पूछा है फाइंड इज इनिशियल इनकम। उस आदमी की इनिशियल इनकम क्या है? एक्चुअली सवाल में यह दिया हुआ है कि आदमी की बचत 240 रुपए बढ़ जाती है। बचत, यह सवाल में इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि आदमी की भैया बचत 240 रुपए बढ़ गई। तो आप पहले यह पता लगाओ कि आदमी की बचत बढ़ी कितने परसेंट। मैंने आपको सिखाया है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम, खर्चा प्लस बचत बराबर ही इनकम होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही हम लोग इनकम कहते हैं। अब इस सवाल में आदमी के एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। बोला एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर है उसकी सेविंग से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। एक आदमी का जो खर्चा है उसकी बचत से 50% ज्यादा है। यानी कि अगर एक आदमी की सेविंग 2 है तो उसका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर 3 है। एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर है उसकी सेविंग से 50% ज्यादा है। यानी कि अगर किसी आदमी की सेविंग 2 है तो खर्चा 3 है। 2 से 50% ज्यादा, 3 ही आ गया। अब हुआ क्या? आदमी की इनकम 15% बढ़ जाती। इनकम यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो आएगा यहां पे, उसी को इनकम कह देते हैं हम लोग। इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 21% बढ़ जाता है। 21%। तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि उस आदमी की बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगी? क्योंकि सवाल में यही बोला गया कि बचत 240 रुपए बढ़ गई। तो आप पहले एलिगेशन लगा के मुझे यह बता करके बताओ कि उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। खर्चा बचत का रेशियो 3:2 है। एक्सपेंडिचर सेविंग से 50% ज्यादा है। सेविंग 2 है तो एक्सपेंडिचर 3 है। बताओ बच्चों। तो आप एलिगेशन लगाएंगे मेरे भाई। 21 में से 15 घटाऊंगा 6%। तो आप ये देखो 2 की वैल्यू 6% है, 3 गुना। तो 3 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 9%। 9% आएगा। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये मीन वैल्यू से बड़ा है, 15 से बड़ा है 21। मीन वैल्यू 15% है, 15 से बड़ा है 21। क्या 15 से छोटा आएगा? यहां 15 से छोटा आएगा। सेविंग में चेंज कितना? डिफरेंस 9 होना चाहिए। 15 से छोटा आएगा, डिफरेंस 9 होना चाहिए। तो 15 - 9 6% आ गया। यानी कि आदमी की सेविंग 6% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बेटा? आदमी की सेविंग 6%। तो एक बात यह बताइए मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब आदमी की सेविंग्स बचत 6% बढ़ गई। हाँ या ना जवाब दीजिए भाई। आदमी की बचत 6% बढ़ी, जबकि सवाल के अनुसार आदमी की बचत कितनी बढ़ी है? 240 रुपए। तो ये आदमी की सेविंग्स का 6%। एक आदमी, उस आदमी की बचत 6% बढ़ी। बचत बढ़ी कितने? 240 रुपए। तो सेविंग्स का 6% 240 है। सेविंग का 1% कितना है? 6 चौक 40, 6 चौक 24, 40 रुपए। 6 चौक 24। तो सेविंग का 1% 40 रुपए। तो उस आदमी की सेविंग्स का 100% कितना है? 4000 रुपए। उस आदमी की सेविंग्स का 100% 4000 रुपए के बराबर है। बहुत सारे बच्चों को यह लगेगा कि 4000 सवाल का आंसर आ गया। 4000 सवाल का आंसर नहीं है। सवाल में जो पूछा है आदमी की इनिशियल इनकम पूछिए। इनिशियल इनकम, ये 4000 रुपए इनकम नहीं आया, ये 4000 रुपए तो आदमी की बचत आया मेरे भाई। देखो परसेंटेज किसी ना किसी को बेस मान के निकाला जाता है। आदमी की सेविंग्स कितनी बढ़ी? 6% बचत बढ़ी है। तो आदमी की बचत का 6% 240 है। बचत का 1% 40 रुपए। बचत का 100% 4000 रुपए। तो 4000 रुपए आदमी की इनकम नहीं है, ये 4000 रुपए उस आदमी की बचत है। सेविंग्स का 100% है। ये यहां गलती करेंगे मेरे प्यारे दोस्त बच्चे।
तो ये आदमी की 4,000 रुपए जो आई है ये बचत आई है, ना कि इनकम। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर पूछा इनकम। भाई खर्चा और बचत का रेशियो 3:2 है। अगर बचत 4,000 रुपए है, अगर बचत 4,000 रुपए है, 2 की वैल्यू 4,000, तो खर्चा कितना होगा? 3 की वैल्यू 6,000। यानी कि खर्चा 6,000 रुपए है, बचत 4,000 रुपए है, तो आदमी की जो इनकम होगी, आदमी की जो इनकम है वो 6 + 4 10,000 रुपए है। तो आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 10,000 रुपए आंसर है सवाल का, ना कि 4,000। नहीं तो सर भट्ट जी होगा अभी, ना कि 4,000। ये वो सवाल है जिससे 50% बच्चे जब पेपर में आता है तो बच्चों को लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, करा हुआ है, लेकिन एंड में आके वो गलती कर देते हैं। 4,000 रुपए इनकम नहीं आया, 4,000 रुपए तो बचत निकाला है। हमें सेविंग्स नहीं इनकम पूछे तो इनकम बाद में और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी के साथ देखो ये टाइप भी एंड हो रहा है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप के करा दिए, आगे चलेंगे। अगला टाइप मेरे प्यारे दोस्तों ये बताएंगे सवाल नंबर 19। अगला टाइप अभी यह है टाइप दूध पानी के मिश्रण का। यह टाइप दूध पानी के मिश्रण का है, बहुत बेसिक टाइप है। ऐसा ही अन्वेष, 2 प्रकार का दूध है मेरे भाई। देखो एक आदमी के पास 2 टाइप का दूध है। पहले टाइप के दूध की कीमत 70 रुपए पर लीटर है, दूसरे टाइप के दूध की कीमत 50 रुपए पर लीटर है। सवाल में बोला है दोनों टाइप के दूध को मिलाया जाता है तो मिश्रण का प्राइस 55 रुपए पर लीटर होगा। बोला इस मिश्रण में दोनों टाइप के दूध का रेशियो ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां प्राइस, हम 2 टाइप के दूध को मिला रहे हैं। एक दूध का दाम है 70 रुपए पर लीटर, दूसरे टाइप के दूध का प्राइस है 50 रुपए पर लीटर। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का प्राइस 55 रुपए पर लीटर हो जाए। तो अगर मैं प्राइस पे एलिगेशन लगाता हूं रुपीस पर लीटर, तो डायरेक्ट दोनों लीटर का वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा कि दोनों दूध की क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाना चाहिए। सीधा सवाल है। 55 में से 50 घटाएंगे 5, 70 में से 55 घटाएंगे 15, तो ये आ गया मेरे भाई 5:15। 5 से 15 3 बार कट गया, 1:3, डी ऑप्शन। 1:3 के रेशियो में मिलाना चाहिए। ये वाला सवाल तो आसान था। दूध पानी के 3 सवाल हैं, ये वाला आप करके बताओ बच्चों। ये वाला, ये सवाल लेटेस्ट सीएचएसएल के पेपर में आया है 2024 में, लेटेस्ट। ये सवाल बच्चों को कंफ्यूज कर देने वाला है, कंफ्यूज। 2 क्वेश्चन है मेरे भाई इस पर, सवाल नंबर 20 और 21। 20 और 21। पहले मैं थोड़ा आसान वाला करवा देता हूं 21, फिर हम थोड़ा सा लैंग्वेज में टिपिकल सवाल करेंगे 20। ये देखना, ये वाला सवाल देखो। ए मिल्कमैन सेल्स द मिल्क बाय एडिंग सम वाटर इन इट एट 45 रुपए पर लीटर विद नो प्रॉफिट नो लॉस। If he had 48 liter of mixture of milk and water with him, then find quantity of water in it. प्योर मिल्क कॉस्ट 54 रुपए पर लीटर। बहुत जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, बहुत जबरदस्त सवाल है। एक बात बताओ, अगर आप दूध में पानी मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। अगर बच्चों आप मिल्क में वाटर मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक दूधिया का क्या करता है, दूध में पानी मिलाकर बेचता है। तो जो प्योर मिल्क है मेरे भाई, यहां सुनो मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ये है प्योर मिल्क, प्योर मिल्क, और ये है बच्चों वाटर, वाटर। एक दूधिया जो है दूध में पानी मिलाकर बेचता है, तो पहले वो प्योर मिल्क खरीदेगा। प्योर मिल्क का कॉस्ट कितना है? 54 रुपए पर लीटर। प्योर मिल्क का जो कॉस्ट है वो 54 रुपए पर लीटर है प्योर मिल्क का। इसमें मिलाते हो पानी,
भाई ऐसा तो नहीं कि दूध या बिस्लेरी का पानी मिलाता है। दुनिया में कोई दूध या बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाता। नल से टंकी से पानी भरा और मिला दिया। यानी कि पानी का जो कॉस्ट है, वाटर का जो कॉस्ट है, 0 रुपए पर लीटर। पानी फ्री का अवेलेबल है बेटा दुनिया में। 0 रुपए पर लीटर पानी का कॉस्ट है। अब मिल्क और वाटर को मिला के मिक्सचर बनाया, मिक्सचर को बेचा। ठीक है भाई, मिक्सचर को बेचा 45 रुपए पर लीटर में। लेकिन मिक्सचर को बेचने से ना तो कोई प्रॉफिट होता है, ना ही दूधिया को कोई नुकसान होता है। यानी कि यह दिया है मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। लेकिन आप एक बात बताओ, आप मिल्क में पानी मिलाकर बेच रहे हो और बेचते हो आप 45 रुपए पर लीटर पे मिक्सचर को। बेचने से आपको ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है। इसका मतलब ये 45 रुपए पर लीटर जो है, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस ही रहा होगा मेरे भाई। मिक्सचर का सीपी ये होगा 45 रुपए पर लीटर। क्या आप मेरी बात को समझ गए भाई? नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए। ये 5 रुपए का पेन, 5 रुपए के सीपी का पेन 5 रुपए का खरीद के लाऊं, 5 रुपए में बेच दूं, ना प्रॉफिट होगा ना फायदा। तो पहले एक दूधिया दूध में पानी मिला के मिश्रण बनाता है, फिर उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकलेगा, उसके बाद उसको बेचेगा। लेकिन बेचने से ना दूधिया को फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। यानी कि मिश्रण को दूधिया ने सीपी पर ही बेचा। ये मिक्सर का सीपी ही है 45 रुपए पर लीटर, 45 रुपए पर लीटर। ठीक है। तो प्योर मिल्क का कॉस्ट है 54 रुपए पर लीटर, पानी का है 0 रुपए पर लीटर। इनको मिलाने से, मिल्क और वाटर को मिलाने से जो मिश्रण बनता है, मिश्रण का कॉस्ट है 45 रुपए पर लीटर। मिल्क प्लस वाटर को मिलाने से जो मिश्रण बना, मिश्रण का कॉस्ट भी 45 रुपए पर लीटर ही है। तो भाई ये प्राइस आ गया रुपी पर लीटर। अगर मैं प्राइस पे एलिगेशन लगाता हूं तो सीधा बेस क्या है? लीटर। लीटर यानी कि क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा अगर प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे। 45 में से आप 0 घटाओ, 45 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 54 में से आप लोग 45 घटाइए, 9 आ गया। तो ये आ गया मेरे भाई 9 पंजे 45, 5:1। तो मिल्क वाटर का रेशियो 5:1 हो गया प्यारे बच्चों। यानी कि टोटल मिश्रण क्या आ गया? अगर प्योर मिल्क 5 यूनिट है तो वाटर 1 यूनिट है, तो मिश्रण क्या आ गया? 6 यूनिट। मिल्क प्लस वाटर को मिलाने से मिश्रण बनेगा 6 यूनिट। जबकि सवाल में मिश्रण कितना है? उसके पास 48 लीटर मिश्रण है। 6 की वैल्यू 48 लीटर है, 8 गुना। तो उस मिश्रण में वाटर कितना होगा? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 8 गुना 8 लीटर। तो 48 लीटर मिश्रण में 8 लीटर वाटर है, तो आंसर इसका 8 लीटर होगा। तो यहां बेसिकली जो सवाल है वो प्राइस पे एलिगेशन लगाने का। ये मिक्सर का सवाल है ही नहीं। रुपी प्योर मिल्क का कॉस्ट, वाटर का कॉस्ट, दोनों को मिला दिया, बना के बना, मिला के बना मिक्सर। मिक्सर का कॉस्ट दिया है। हाँ, लैंग्वेज में थोड़ा ये पहली लाइन से कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पर कंफ्यूज आपको होना नहीं है। नहीं प्रतीक्षा दीक्षित, ये सवाल मैं बहुत लंबे टाइम से करवा रहा था। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन अभी सीएचएसएल के पेपर में आया है, ये वाला 20वां। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे दोस्तों इस सवाल में। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 60 लीटर ऑफ मिल्क? 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए? मिल्क का कॉस्ट है 60 लीटर मिल्क। मिल्क में कितना पानी मिलाया जाए, मिल्क का जो कॉस्ट है वो 1.5 लीटर ₹1। यानी कि 1.5 लीटर मिल्क ₹1 का है। जिससे कि मेरे प्यारे में मिक्सचर का जो वर्ध है वो 1 सही 7/8 लीटर हो जाए। बताओ जरा, करो।
यस मक्खन कुमार जी, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज है। परसेंटेज इंक्रीज किसका? एक्सपेंडिचर का, सेविंग का। तो बेस एक्सपेंडिचर सेविंग का ही रेशियो आएगा। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल में ये बोला है कि 60 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाना चाहिए। मिल्क का कॉस्ट है 1.5 लीटर 1 रुपए का, जिससे कि मिक्सचर बने जिसकी कीमत 1 सही 7/8 लीटर हो जाए। एक सही 7/8 लीटर 1 रुपए का हो जाए। यहां कंफ्यूज किया गया है मेरे भाई। एक बार बताओ, मिल्क का और वाटर का, मिल्क में वाटर मिलाया जाता है, मिल्क का कॉस्ट क्या है? 1.5 लीटर ए रुपए, यानी कि 1.5 लीटर प्रति रुपए। 1.5 लीटर का मतलब होता है 3/2 लीटर। 3/2 लीटर 1 रुपए का है मिल्क। तो मुझे बताओ 1 लीटर मिल्क कितने का होगा? 3/2 उधर चला जाएगा, 2/3 रुपए का हो जाएगा ना। 3/2 उधर जाके पलट जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे। तो आपको यहां पे बोला है 1.5 लीटर मिल्क प्रति रुपए का। 1.5 लीटर ए रुपए, यानी कि 1.5 लीटर दूध 1 रुपए का है। तो 1 लीटर दूध कितने का हुआ? 2/3 रुपए पर लीटर का दूध हुआ, 2/3 रुपए पर लीटर का। इसमें पानी मिलाया जाता, पानी तो फ्री का है, तो पानी का कॉस्ट है 0 रुपए पर लीटर। अब इसको मिलाने से जो मिश्रण बना, मिक्सचर का वर्ध क्या है? 1:7/8 लीटर ए रुपी। 1:7/8 लीटर का मतलब 1:7/8 लीटर मिश्रण 1 रुपए का है। 1:7/8 का मतलब होता है 8 एकम 8 7 15/8, यानी कि 15/8 लीटर मिश्रण 1 रुपए का है। तो 1 लीटर मिश्रण कितने का होगा? 1 लीटर मिश्रण होगा 8/15 रुपए का, 1 लीटर मिश्रण। तो आप मिल्क में वाटर मिला के जो मिश्रण बनाते हो वो 8/15 रुपए पर लीटर का है। मिल्क प्लस वाटर ऐड करके जो आपने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर का कॉस्ट, मिक्सचर के 1 लीटर का कॉस्ट निकालो 8/15 रुपए। ये 15/8 जब राइट साइड में जाएगा 8 ऊपर 15 नीचे पलट जाएगा। 1:7/8 लीटर पर रुपी है, तो 1 लीटर 8/15 रुपए का हुआ। अब जब यहां एलिगेशन लगाओगे तो ध्यान दीजिएगा कि भाई यहां बटे 3 आ रहा है, बटे 15 आ रहा है। 3/15 का एलसीएम 15 से पूरे को गुणा कर दो, तो 3×5 = 15, ये 5 दूनी 10 आ गया। उसके बाद 15 की 0 में गुणा करेंगे 0, 8/15 की 15 में गुणा करेंगे 8 आ गया। 8 में से 0 घटाएंगे 8 हो गया, 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो गया। तो ये आ गया मेरे भाई 8:2, यानी कि 4:1। तो मिल्क वाटर का जो रेशियो है 4:1 हो गया मेरे भाई, 4:1। यहां गलती करेंगे, पूछे 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। दूध कितना है? 60 लीटर। 4 की वैल्यू 60 लीटर है, 15 गुना, तो पानी कितना मिलाएंगे? 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 15 गुना, 15 लीटर पानी मिलाना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर है। अब समझ में आया? ठीक है जी, बिल्कुल पिछला ही सवाल है, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बच्चे को, लिखा इस तरीके से। 12 आंसर नहीं है मेरे भाई, 15 इस सवाल का आंसर है। 60 लीटर दूध बोला है, मिक्सचर नहीं बोला 60 लीटर। ठीक है भाई। इसी के साथ बच्चों हम आज की क्लास को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मुझे लगता है समझ में आया। कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल मेरे प्यारे भी फिनिश, टाइम टाइम बाय बाय कर देंगे इसको। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारी सीजल प्रैक्टिस किंग की ये बुक है भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका टारगेट ही सीजीएल है, कोई इनकम टैक्स में जाना चाहता है, कोई जीएसटी में, 2 महीने अगर आप डेली, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की अभी पीवाईक्यू क्वेश्चन की, आप सारे एग्जाम के मत लगाओ। इस किताब में कुल 1500 सवाल हैं, डेली 50 क्वेश्चन लगाओ। 1 महीने में आप पूरी किताब खत्म कर दोगे। पतली सी और सस्ती सी है, तो आप इसको ऑर्डर करके मंगा ले। ठीक है जी। 4 की वैल्यू 60 है बेटा, तो 15 गुना ही तो हुआ, 15 चौका 60। ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम करेंगे स्टूडेंट कल।